और सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है, दूसरा चैलेंज टेररिज्म का है और तीसरा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है। मैं मुख्तसरन वक्त की कमी के हिसाब से सिर्फ इन तीन चैलेंजेस पे अपने फेलो सिटीजन्स को, जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, उनको गोशगुजार करना चाहता हूं कि किस रोड मैप के तहत, एक प्लान के तहत हम इन तीनों चैलेंजेस को निपटेंगे। सबसे पहला चैलेंज गवर्नेंस का है। जनाब स्पीकर, गवर्नेंस का चैलेंज हम इस हॉल में बैठे हुए लोगों ने एड्रेस करना है, इस ऑगस्ट हाउस के हर एक मेंबर ने, उसके बाद हमारी बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। कब तक हम और लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे? हमने इस गवर्नेंस के चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको ठीक करना है। अब गवर्नेंस के चैलेंज में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? उसमें एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है। हम नए जामियात बनाए जा रहे हैं, हम नए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हम नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। वो स्कूल्स क्या हैं? क्या हमारे बैठक का काम देंगे? हमने गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स, हमने जिस तरह बख्त काकड़ साहब ने कहा और एक दो मेंबर्स ने कहा, एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला अब ये नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के गरीब आवाम को, जो उनके बच्चे सर्दियों में ठठरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन स्कूलों को ठीक करेंगे, पूरा एक रोड मैप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को कि हम इन स्कूल्स को किस तरीके से ठीक करेंगे और किस तरीके से इनको फंक्शनल करेंगे। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं। मुझसे पहले जिन रुफका ने उस पर काम किया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे काम को कंटिन्यू करेंगे और नए जदीद तरीकों से इंशाअल्लाह ताला इस हेल्थ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट डिविजनल हेडक्वार्टर्स में उस तरह के हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आया, इंशाअल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिलके लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। इसके बाद जो हमारी यूथ है, जनाब स्पीकर, ये यूथ जो है वो बेरोजगारी के आलम में अपनी डिग्रियां लेकर दर बदर फिर रहा है और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, हमने अपने यूथ को न सिर्फ स्किल की तरफ लेके जाना है, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स बनाने हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम बलूचिस्तान के यूथ को दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। और ये जब यूथ दुनिया में जाके एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान भर में आज हमारी यूथ जो जा रही है बाहर की दुनिया में, वहां पर सबसे कम तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है। हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स को इंप्रूव करेंगे और टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स को इंप्रूव करने के साथ साथ जो हमारी यूथ है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है, उस यूथ को हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ताकि ना वो सिर्फ हमारे लिए इज्जत का बायस बने बल्कि अपने जो उनके चूल्हे हैं, जो पीछे फैमिलीज हैं, उनको भी लुक आफ्टर कर सके और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सके। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। कब तक हम कशकोल लिए फिरेंगे? बलूचिस्तान में कौन सा मादनी वसाइल है जो मौजूद नहीं? बलूचिस्तान की यूथ के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ नहीं है तो रोड मैप नहीं है। हमने अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, ताकि बलूचिस्तान खुद मुख्तार हो जाए, बलूचिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो जाए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे बलूचिस्तान की सरजमीन से ड्राइव होना है और इंशाअल्लाह ताला ये ड्राइव होगा। बलूचिस्तान अपने पैरों पे खड़े होंगे, बलूचिस्तान के लोगों में खुशहाली आएगी और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हम एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे, एफर्ट करेंगे, सारी टीम एफर्ट करेगी, नई टीम आएगी, यही दोस्त आएंगे। पोटेंशियल है इस हॉल में बैठे हुए लोगों का, जहां सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे पास 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, हमारे पास बाकी सीनियर लोग बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं। हम मिल के इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान की इस गवर्नेंस की क्राइसिस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हमसे गलती हो सकती है जनाब स्पीकर, बददियानती और बदनीयती नहीं हो सकती है। जनाब स्पीकर,
اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج جس میں جہاں دنیا میں جو کلائمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے, اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں. تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا گوادر کا, خاران کا, جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی واٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے. آخری چیلنج جناب اسپیکر ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا ہے. جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں تو ریاست کے پاس رسپونڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, دو ہی ٹول ہوتے ہیں. ایک ٹول ہے ڈائیلاگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنس کا. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ہم ڈائیلاگ کریں گے, بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے. اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں, جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے, وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں, اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے. وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا. پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی. ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے. ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں, مین سٹریم کا حصہ ہوں, واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں, بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آ کے جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں. جناب اسپیکر, بلوچستان کو جب جب رائٹس ملے ہیں, چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا, چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی, یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے. اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے. بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے, قتل و غارت تو ہو سکتی ہے, لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے. جناب اسپیکر, ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالادستی, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں, معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں, ہم اپنے انفراسٹرکچر کو تباہ ہونے سے روک سکیں, ہم اپنی جو آرٹریز ہیں, ہماری جو ہائی ویز ہیں, نیشنل ہائی ویز ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں, ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے. اس ذمہ داری سے ہم مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں, ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دی ہے, اس نمائندہ ہال نے ہم کو دی ہے. تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبرہ ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے, ہم موقع فراہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنایا ہے, لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, اس آگسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی آنریبل ممبرز ہیں, ایوری ون آف دیم از لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می. یہ صرف میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور ان کی عزت, احترام اور تکریم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی, کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی. اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے, کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. اگر نوکریاں آج بک رہی تھیں, اگر نوکریاں آج بکیں گی یا کل بکیں گی تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے, ذمہ دار میں ہوں. اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں. ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریاں دیں گے. جو نوکری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ ملے گی. یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں
वो लोग सुन ले जिन्होंने ये नौकरियां बेची हैं, आज के बाद इस घनौने धंधे में ना शामिल हों। अगर इस धंधे में शामिल होंगे तो ये ऑगस्ट हाउस हर मेंबर उनका गिरेबान पकड़ेगा, हुकूमत उनका गिरेबान पकड़ेगी, कानून उनका गिरेबान पकड़ेगी। हम किसी को मेरिट की पामाली करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। जनाब स्पीकर, वक्त की कमी के बायस आखिर में एक बार फिर अपोजिशन के दोस्त, मुस्बत अपोजिशन को हम वेलकम करेंगे। हम हमेशा ही हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस को साथ लेके चलें। बलूचिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह की सियासत का कि जिस तरह की सियासत में अदब, तहजीब और ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ पॉलिसी पे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का एहतराम, जो हमारी रवायात है, एक दूसरे का अदब, उसका दामन कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं ट्रेजरी बेंचेस से भी गुजारिश करता रहूंगा और अपोजिशन के बेंचेस से भी मेरी गुजारिश होगी कि ये रवायतों का अमीन सूबा है, ये असम्बली रवायतों का अमीन असम्बली है। हम अपनी रवायतों को कभी नहीं भूलेंगे, किसी सूरत इंशाअल्लाह ताला नहीं भूलेंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में एक बार फिर मैं बलूचिस्तान के लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मेरी टीम दिन रात मेहनत करेगी और हम 16 से 18 घंटे काम पे यकीन रखते हैं। हम 16 से 18 घंटे काम करेंगे और आप हमें सिर्फ क्वेटा में नहीं देखेंगे, बलूचिस्तान के दूर दराज गाँव में देखेंगे, बलूचिस्तान के दूर दराज जिलों में देखेंगे, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में देखेंगे और हर उस दर्दमंद बलूचिस्तानी के पास हमें पाएंगे। जो हमारी हम्बल कैपेसिटी होगी, हम उसका इशू रिजॉल्व करने के लिए उसकी दहलीज पे इंशाल्लाह ताला जाएंगे। और ये नुमाइंदा अगस्त मेंबर्स बैठे हुए हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस गवर्नेंस को इंप्रूव करें। इस गवर्नेंस की वजह से हमारे लिए बायस बदनामी है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि हम किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराएं कि हमारे मसाइल वफाक के साथ, जनाब स्पीकर, वफाक के साथ हमारे मसाइल जरूर हैं, लेकिन हम वो हेल्थी डिबेट के जरिए उस मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हम एक मजबूत इकाई बनेंगे इस वफाक पाकिस्तान की, मजबूत इकाई बन के वफाक के साथ हमारे बिजली के मसाइल हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो एग्री इकोनॉमिक, ज्यादातर उसकी जो है इकोनॉमिक्स जो है वो सारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और वो बिजली के बगैर नामुमकिन है। जब हमें बिजली नहीं मिलेगी, 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा हमारा जमींदार? हमने ये इश्यूज उठाने हैं। गैस के इश्यूज, आज सुबह मैं नवाब साहब के साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आज इस माइनस टेम्परेचर में अगर हमारे बलूचिस्तान से गैस निकलेगी और हमारा चूल्हा जो है वो गैस के बगैर होगा, हमारा हीटर गैस के बगैर होगा, हम एप्रोप्रिएट फोरम्स पे बलूचिस्तान की वॉइस बनेंगे, बलूचिस्तान के हकूक की वॉइस बनेंगे और मरकजी हुकूमत के साथ इस गुजारिश के साथ कि ये जो हमारे मरकजी हुकूमत के साथ जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल को इंशाअल्लाह ताला प्रायोरिटी के बेसिस पे हल करेंगे। उसमें कच्ची किनाल का रिपेयर है, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, सो एंड सो ऑन। इंशाल्लाह ताला तमाम लोग जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मुझे आप हमेशा अपने साथ पाएंगे और आपसे ये गुजारिश है कि इस बलूचिस्तान की तकदीर बदलने में साथ दें। हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिए भुट्टो।